मुझे क्या प्रोग्राम की तुरंत बाद पूछो। याद दिला दो। जी। नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन मध्य प्रदेश के लोकप्रिय कार्यक्रम कानूनी सलाह में। हर बार की तरह हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नए कानूनी विषय पर चर्चा लेकर। आज हम चर्चा करेंगे दो विशेष टॉपिक्स पर, जिसमें से एक टॉपिक है सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एंड वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। इस विषय पर विस्तार से हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। और दूसरा टॉपिक होगा हमारा द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। इन दोनों ही विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे विषय विशेषज्ञ हैं भोपाल के जाने माने अधिवक्ता श्री हरीश मेहता। कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये एक लाइव फ़ोन इन कार्यक्रम है। आप टेलीफोन के माध्यम से हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और इन दोनों विषयों से संबंधित उचित कानूनी मशवरा आपको हमारे विषय विशेषज्ञ देंगे। टेलीविज़न नंबर्स आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उसके ज़रिए आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्क प्लेस हैरेसमेंट को न सिर्फ महिलाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हैरेसमेंट को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? ये एक बहुत ही विस्तृत शब्द है। देखिए, शब्द तो बहुत विस्तृत है जी। पर किसी भी व्यक्ति पर कोई भी बात को बोला जाना, उस पर इशारा किया जाना या कहीं भी कोई भी बात करना, उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जो वाली बात होती है उस पर ज़्यादा असर करता है। किसी को कोई सी भी बात सिर्फ इशारों में ही खराब लग जाती है, किसी को बोलने से खराब लगती है। पर मैं आपको ये कहूँगा कि प्रकृति ने, नेचर ने अपनी जो महिलाओं को बनाया है, तो ऐसी कोई भी महिला नहीं है कि जिसको ये पता नहीं चल सकता कि कौन उसको किस नज़र से देख रहा है। जी। और जिस नज़र से देख रहा है उस नज़र के आधार पर उसका इंटेंशन क्या है। इंटेंशन किसी का कोई बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, किसी का मजाक के तौर पर हो सकता है। हैरासमेंट मतलब उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगना, उस महिला को उसके प्रति, क्योंकि सभी महिलाओं का नेचर, बात करने का, सोचने का, समझने का जरिया अलग अलग होता है। तो कोई सी भी बात जो सामान्य रूप से जो कहीं ही नहीं जा सकती, अगर वो कही जा रही है तो उसको अपन हैरासमेंट के उसमें लेंगे। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि महिलाएं गलती नहीं करती, महिलाएं गलती भी करती हैं। उसको बोलने का कि भाई तुमने ऐसी गलती की, लेकिन आप उसको इस तरह से बोलकर कि उसकी पर्सनल कैपेसिटी पर या उसके व्यक्तिगत प्रभाव पर लेते हुए कि उस पर कमेंट्स कर दिया तो ये हैरासमेंट है। जी जी। अब हैरासमेंट की परिभाषा को अपन बहुत विस्तृत रूप से देख सकते हैं। जी जी जी। कि क्योंकि हर किसी की सोचने की, समझने की और देखने की नज़रिया अलग अलग होता है। और उस नज़रिए से जिस व्यक्ति ने भी देखा, तो मैं आपको सिर्फ एक सिंपल ही एक बात कहूँगा कि कभी कभी आप लोग महिलाएं जितनी भी हैं, आपने देखा हो कभी कभी तो उनकी जितनी बच्चियां हैं जो थोड़ी सी 8 साल की या 10 साल की हैं, तो वो कभी कभी अपनी माँ से ये कह देती हैं कि माँ मेरे को ये अंकल अच्छे नहीं लगते। अब बताइए आप कि वो 8 साल की बच्ची या 10 साल की बच्ची क्या सोच रही है। मतलब प्रकृति ने उसको उसी वक्त वो उपहार दिया है कि किसने क्या किया। हाँ। अगर आप किसी को एक आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद देने के लिए यदि उसको हाथ भी आप लगाते हैं तो उसका ढंग क्या है। और किसी को आशीर्वाद दूसरी तरह से भी दिया जाता है, तब भी पता चल जाता है कि वो आदमी क्या चाहता है, उसका नेचर क्या है, वो सारी चीज़ें। जी जी जी, बेशक ये बात तो बिल्कुल सही है। इतनी वल्नरेबल एज में भी बच्चियों को पता चल जाता है, बच्चियों को सेंस कर लेते हैं वो कि ये हैरेसमेंट की श्रेणी में अगर कोई एक्ट किया गया है तो। आप कुछ और बताना चाह रहे थे? मैं ये बताना चाह रहा था कि जो अभी जिस विषय में अपन लोग याला आज अपना विषय है, जी जी। इस विषय के बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी ये बात करना चाहूँगा ज़रूर। कि
अभी अपने समाज में या अपने पूरे भारतवर्ष की संस्कृति में या जहाँ भी देखें तो ये जो महिलाओं वर्किंग प्लेस पर महिलाओं के साथ जो सेक्सुअल असॉल्ट से संबंधित बात आती है वो मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ 2% ही 2% ही लोग कंप्लेन करने के लिए आगे आते हैं। बाकी कुछ रिपोर्टेबल नहीं। केसेस की बात आप रिपोर्टेबल केस भी नहीं होता, लोग कंप्लेन भी नहीं करते, क्योंकि नॉर्मली यदि आप देखे जाए तो कोई भी महिला अपने इस बात के लिए कंप्लेन की जाती है तो सबसे पहले उसी पर उंगली उठा दी जाती है कि तुम क्यों जाती हो, तुम क्यों वाली बात करती हो, तुम हट जाओ ने वहाँ से, तुम अलग हट जाओ ने। पर जिसको पनिशमेंट दिलाना है उसकी तो जो आदत है उसको सुधारने के लिए किसी ना किसी को तो आगे आना होगा, बिल्कुल। क्योंकि वो व्यक्ति या जो पर्सन है उसकी एक हैबिट है, लेकिन उसके साथ साथ में काम करने वाली जितनी महिलाएं हैं जो आती रहेंगी, जिनका ट्रांसफ़र होता रहेगा, बदल जाएंगी, लेकिन वो हर किसी के साथ वैसा व्यवहार कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे सावधान रहना, और सावधान रहने के बाद में अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ उसको इतना ही धमकी दे देना कि सर मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, मैं इस कंप्लेंट करने जा रही हूँ, तो इतना कहीं ना कहीं इतनी तो हिम्मत करें आप। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी हिम्मत तो कर। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी है कि आप अगर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इस अंक को सुनने के बाद, हमारी बातचीत सुनने के बाद आप जागरूक हों, मोटिवेट हों, क्योंकि ये आपका राइट है। इस एक्ट के बारे में विस्तार से जी बताएं सर, आप जो कह रहे हैं। अब इस एक्ट के बारे में आपको ये बताएं कि ये इम्पोर्टेंट क्यों हुआ और ये क्यों लाना पड़ा। जो सर्कमस्टांसेस डेवलप्ड हुए और जो समाज में इतनी ज़्यादा विकृतियों के रूप में 2-4 केस आए, वो तो आए, लेकिन ऐसे बहुत से केस हैं, तो उसी के आधार पर फिर महिला बाल विकास मंत्रालय ने ये इस पर बहुत विस्तृतवार रूप से देखा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो राजस्थान का केस था, जो दिल्ली का केस था, और उसमें जो डायरेक्शंस दिए, और उन डायरेक्शंस को देखते हुए ये महसूस किया गया कि वर्क प्लेस में अगर सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए, क्या उसकी क्या है। देखिए मैं बताऊं आपको, मैंने ये जो एक्ट बना, इस एक्ट के साथ आपको ये भी देखना है कि कोई फॉल्स कंप्लेन के बारे में भी बहुत अच्छा इसमें बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी बीच में एक हमारे साथ व्यूअर जुड़ रहे हैं, हम टेलीफोन के माध्यम से उनसे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ विपिन जी जुड़ रहे हैं सागर से। हेलो, सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मैम। जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, सवाल जी पूछिए। मैम, नमस्कार। नमस्कार। मैम मेरा सवाल ये था कि हम महिला सुरक्षा को लेकर जिस एक्ट की आज हम बात कानून के बारे में, तो मेरा सवाल था मैम कि इसमें और जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है, उन दोनों में क्या अंतर है या दोनों एक ही हैं? देखिए आपका जो पॉक्सो सवाल है जी उसके लिए आपको समझना पड़ेगा वयस्क और अवयस्क, जी माइनर और मेजर। वर्क प्लेस पर किसको रखा जाता है, माइनर को कि मेजर को? तो वर्क प्लेस पर जो वयस्क महिलाएं ही होती हैं उनको ही कार्य के लिए रखा जाता है, और अवयस्क से संबंधित जो पास्को एक्ट है उसमें बात आती है। 18 साल की उम्र तक के बच्चियों के साथ अगर कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट होता है तो उसके लिए पास्को एक्ट लगता है, और 18 साल के बाद जो वर्क प्लेस पर किसी महिला के साथ सेक्सुअल हैरासमेंट हो रहा है तो ये एक्ट उसके लिए लागू होता है। दोनों में ये फ़र्क है। जी 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 जी। तो जैसा कि आपने हमसे फ़र्क पूछा था, तो फ़र्क तो आपको पता चल ही गया होगा कि जो पॉक्सो एक्ट है वो माइनर्स के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस कारित होते हैं उसमें वो उनके डिफेंस में और उनके राइट्स के संरक्षण के लिए काम आता है। लेकिन हम इसी बीच में हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़ रहे हैं, नंद स्वरूप मिश्रा जी, बाराबांकी उत्तर प्रदेश से। हेलो। हाँ नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं जानना चाहता हूँ, महिलाएं जहाँ पे कम संख्या में किसी स्थल पे कार्य करती हैं, कोई फैक्ट्री हो या कोई चीज हो, तो वहाँ पे महिलाओं की कितनी संख्या होनी चाहिए जिससे आसानी से काम कर सके, उनके साथ कोई पीड़न न हो। और दूसरी चीज, इसके लिए कोई कमेटी बननी होनी चाहिए, अगर कोई घटना घटित होती है तो कमेटी के संज्ञान में आए, संज्ञान और उनके माध्यम से आप तक पहुँचे। आपने बहुत अच्छा सवाल किया।
जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले थे, पर आपने सवाल ही कर दिया है तो इसकी चर्चा हम अभी कर लेते हैं। जी देखिए, वर्क प्लेस पर महिलाओं को कितनी संख्या में रखा जाना है, तो इसके लिए दो चीज़ें हैं, एक गवर्नमेंट संस्थान है और एक प्राइवेट संस्थान है। तो अलग अलग जहाँ जहाँ भी कार्य की परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि एक पापड़ बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वहाँ पर आप ज़्यादा किसको रखेंगे? महिलाओं को ही रखना होगा। और एक जहाँ पर पुरुष वर्ग से संबंधित कोई कार्य होना है तो वहाँ पुरुषों को ज़्यादा रखा जाता है। अब आपका जो सवाल था, और वो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जिसका जवाब हम आपको आगे भी देने वाले थे, पर हम आज मेघा के साथ उसको और इसी वक्त डिस्कस कर रहे हैं जरूर। कि वर्क प्लेस पर अगर कोई सा भी इस प्रकार का सेक्सुअल हैरासमेंट होता है तो इसी एक्ट में एक प्रावधान दिया गया है। वो प्रावधान मैंडेटरी प्रावधान है, आज्ञात्मक प्रावधान है, जिसके लिए जैसे ही जो संस्थान जहाँ पर भी ये सब महिलाएं काम करती हैं उनको एक कमेटी गठित करनी होती है। ये एक मैंडेट है। ये एक मैंडेट है, और उस कमेटी में जो महिला सदस्य जो हैं, अगर ज़्यादा नहीं है तो कम से कम 50% महिला सदस्य होना चाहिए। अगर 50% भी नहीं है तो उसमें एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। और सबसे पहले वर्क जो याला इस एक्ट में ये प्रावधान दिया गया है कि सबसे पहले कंप्लेन आप उस जगह करिए, क्योंकि आपकी संस्था की ये कंप्लेन है और उसी महिला को उसी संस्था में काम करना है। जी बिल्कुल। तो ये आम पब्लिक में जाए या कहीं पुलिस में रिपोर्ट करने जाए, उसके लिए इसमें सबसे पहले उन्होंने ये बताया है कि पहले आपकी जो यहाँ पर कमेटी बनी हुई है उस कमेटी में शिकायत करें, और यदि आपकी कमेटी उस बात को नहीं सुनती है तो उसके लिए आगे भी प्रोसेस है। इसके लिए स्टेज बाई एक बड़ी बड़ी कंपनी, वो संगठित ऑर्गेनाइजेशंस बनी हैं, तो उसके तहत याली कंप्लेन करें। मतलब मैं ये कहूँगा कि सेक्सुअल हैरासमेंट के लिए 100% यदि अच्छा प्रूफ केस है तो उसको पनिशमेंट डिपार्टमेंट ही देता है। डिपार्टमेंट नहीं देता है तो उसके लिए कोर्ट सक्षम है उसको सजा देने के लिए। तो कहीं कोई डर की बात नहीं है, कहीं कोई आपको घबराने की बात नहीं है। हाँ, आप कहते हैं ना कि घर का मैटर घर पर रहे तो ज़्यादा अच्छा। इसलिए इस कानून को बनाने के संबंध में ये स्थिति रखी गई कि हर जहाँ वर्किंग प्लेस है वहाँ पर एक कमेटी बने। तो कमेटी जो है वो अपने आप खुद एग्जामिन कर लेती है कि क्या सच्चाई है, क्या गलत है, और उसका पनिशमेंट किस प्रकार से उसको उस वक्त दिया जा सकता है। जैसे कि सिंपली अपन बात करें कि एक व्यक्ति के खिलाफ उन्होंने पाया कि इसने सेक्सुअल हैरासमेंट किया है, तो उस जगह पर जहां वो महिला काम कर रही है या तो उसको वहां से हटा दिया जाएगा या उस व्यक्ति को वहां से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें सामने आती हैं। तो इसका, क्योंकि महिलाओं को कार्य भी करना है, ऐसा तो नहीं करना है कि महिलाओं का कार्य नहीं करना, महिलाएं अपनी कार्य भी करें और अपने इस पर्टिकुलर उनके हैरासमेंट से भी वो बची रहें, उनको एक अच्छे वातावरण में काम करने का मौका मिले, उसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। और इस एक्ट में बहुत अच्छा प्रावधान है कि इसको एकदम सोच समझकर किया जाने वाला प्रावधान है। इसलिए जो आप कह रहे हैं, तो एक हर जगह हर संस्थान में एक कमेटी बनती है, और यहाँ तक अभी सुप्रीम कोर्ट ने और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कि हर जगह जहाँ जहाँ भी जिस प्रकार की संस्थाएं हैं वो बाहर बोर्ड पर डिक्लेयर करते हैं कि हमारे यहाँ ये कमेटी बनी है, इससे संबंधित यदि किसी को भी कोई शिकायत है तो वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं यहाँ। जी जी जी, ये था आपके क्वेश्चन का आंसर, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम जनरली भी देखें तो कोई भी लॉ जो है उसका बेस जो है वो नेचुरल जस्टिस पे डिपेंड करता है, और कहीं ना कहीं ये हमारे ह्यूमन राइट्स से भी रिलेटेड है। तो अगर हम काम भी कर रहे हैं तो हमारे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट रहना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए ही ये कमेटी का गठन किया जाता है, और एक प्रॉपर चैनल से ही कोई भी कंप्लेंट या कोई भी डिससैटिस्फैक्शन किसी भी कर्मचारी का वो एस्केलेट होते होते कोर्ट तक जाता है। तो माननीय न्यायालय तक पहुंचते पहुंचते उस पर कमेटी के कमेंट्स भी आ जाते हैं,
और कहीं ना कहीं ये अगर कमेटी ने आपको सेटिस्फाई कर दिया है तो देर एंड देन आपको उसका न्याय मिल जाता है, और अगर नहीं मिलता तो कमेटी के लिए डायरेक्शन भी माननीय न्यायालय की तरफ से मिल जाता है। इस बारे में भी अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं सर तो बताएं। इस बारे में ये ऐड करना, ये मैं चाहूँगा जी। कि जो कमेटीज होती हैं तो उसमें कमेटी में कभी ऐसा लगता है कि ये बायस हो गया है, तो ये बायस हो गया तो इसके लिए आगे आपने एक शिकायत की है तो कमेटी की रिपोर्ट पर यदि कोई बायस हो गया है या कुछ फेवरेबल वाली बात आ रही है तो उसके लिए जो आपके संगठित संस्थाएं हैं, जो अलग अलग एनजीओज हैं, उनके माध्यम से आप शिकायत कर सकती हैं और उसी शिकायत को आप न्यायालय में भी ले जा सकते हैं। जी जी जी, ये एक और अच्छा रास्ता जो सुझाया गया आपको कि आप जो एनजीओज़ हैं जो इन विषयों पर कार्य करते हैं, आप उनके ज़रिए भी एप्लीकेशंस वगैरह ड्राफ्टिंग करने का भी जो फॉर्मेट होता है सर, वो बहुत ही माइनर और बेसिक होता है इसमें देखिए, मैं आपसे ये कहूँ कि जो ओरिजिनल चीज़ आती है कि किस प्रकार से वो महिला जो है उसको किसी पर्टिकुलर पर्सन ने हैरास किया और हैरास करने के बारे में बात क्या आई, तो एक अलग अलग जरिए हैं। मतलब अपन किसी को भी अपन ये नहीं कह सकते कि सबके अलग अलग जरिए हैं और उन जरियों में ही ये तय हो जाता है कि वाई यू आर कॉलिंग दिस पर्टिकुलर लेडी अगेन एंड अगेन। और आप जबरदस्ती, उसका काम हो गया है तो जबरदस्ती उसको चैम्बर में बिठाए रखे हैं, फाइल भी रखी हुई है कि किसी प्रकार से भी कोई ना कोई तरह से आप उसका अट्रैक्शन करना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं जब ये वाली बात चली रही है तो उसको थोड़ा सा इस तरह से भी बताना चाहूँगा कि एक बहुत फेमस पिक्चर आई थी बाहुबली जी। और आप सब लोग ने जिन लोगों ने भी देखी थी तो उसमें वो एक पिक्चराइजेशन किया गया कि महिलाएं लाइन लगाकर जा रही हैं, महिलाएं लाइन लगा के जा रही हैं और उसकी सेफ्टी के लिए एक आदमी खड़ा है, तो वो जानबूझकर हर महिलाओं को हाथ लगा कर ऊपर चढ़ाने के लिए और उसके मतलब जो उसके शरीर पर कहीं पर भी हाथ लगाने के लिए वो सब कर रहा है। तो एक दूसरी जो थी वो उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने उसको रोका कि आप जा रहे हैं, आप नियम से बोलो ना, वाई यू आर टचिंग, मतलब आपको टच करने की क्या जरूरत है, आपको टच करने की कोई जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा बोलिए कि ऐसे लाइन से जाइए, आप आगे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए, आपको क्या अधिकार है किसी को हाथ लगाने का। और हाथ लगाने में भी आप जो एक्शन कर रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। तो दैट इज क्लियर कट सोच, और उसी सोच को देखते हुए उसी फिल्म में जब पनिशमेंट की बात आई थी और उसने कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उसने उसका कि मैं ये तो पनिशमेंट बहुत छोटा है, मैं तो उसके दोनों हाथ काट देता हूँ। जिसने इस प्रकार से इलीगल तरीके से किसी को भी टच किया तो उसके दोनों हाथ काट देता है वो। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीजें क्योंकि पहले अपन को सोचना पड़ेगा हैरासमेंट है क्या, हैरेसमेंट क्या है, हैरासमेंट क्या है, और उस हैरासमेंट को सोचने के लिए एक बहुत, मतलब मैं कह सकता हूँ कि हर महिला में भगवान ने एक शक्ति दी है कि वो समझ जाती है कि कौन आदमी उसको किस तरह से किस रूप में हैरासमेंट करना चाह रहा है। इसमें जेस्चर, सिग्नल्स, इंडिकेशंस, गंदे मैसेजेस, बिल्कुल, या फिर कुछ ऐसा टेक्स्ट जो आप हाथ से ड्रॉ करके किसी को एग्जिबिट कर रहे हो, या पर्पसली किसी ऐसी जगह ले जा रहे हो जहाँ पे उसको अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा हो, ये सभी कुछ हैरेसमेंट में शामिल है। और सिर्फ फिर इसमें मान लीजिए कि वो लेडी कोई भी वो इस चीज़ का एविडेंस कैसे इकट्ठा करे, वो तो खुद एक ऐसी सिचुएशन में होती है, वो खुद जैसी सिचुएशन में होती है। तो नॉर्मली आपने देखा हो कि लोग एक साधारण रूप से ये कह देते हैं कि तुम्हारे साथ जब ऐसा किया था तुमने चाटा क्यों नहीं मारा, तुम चिल्लाई क्यों नहीं। क्या आप मान सकते हैं कि हर व्यक्ति में इतनी ताकत है? नहीं है। हर महिला में इतनी ताकत है? नो। है, कुछ महिलाओं में है लेकिन सब में नहीं, सब में नहीं है, क्योंकि बचपन से उसको हमेशा एक प्रोटेक्टिव रूप में ही पाला जाता है और उसको वही उसी श्रेणी में। मैं तो आज भी आपसे कह रहा हूँ कि आज वर्क प्लेस में मैं एक और आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा कि आप लोग ने देखा हो कि आजकल मॉल्स जो हैं वो बहुत सारे बन रहे हैं, हर सिटी में है वहाँ पर, और उस मॉल्स में मोस्टली आप देखें कि जो वर्किंग जो लेडी हैं वो वर्किंग लेडीज़ वहाँ पर काम करती हैं, सब कुछ करती हैं।
तो अलग अलग जगह कुछ कपड़े ऐसे हैं जो महिलाओं के बेचने के लिए रहते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आज के ज़माने के हिसाब से ये है। तो जानबूझकर कुछ लोग वहाँ पहुँच के और उसी कपड़े को देखकर अच्छा ये ऐसा कैसा है, तो नाउ आप चॉइस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या फिर वहाँ पर चल कर फिल कर या कोई सी भी ऐसी एक्टिविटीज़ करके जो ये शो करता है कि आप किसी ना किसी तरह से उसको हैरास करना चाहिए। एक मैलिफाइड या बैड इंटेंशन से आप जो भी करते हैं, हाँ बिल्कुल भी इसको हैरेसमेंट है, हैरासमेंट है। और वो हैरासमेंट इसलिए आपने कहा ना कि लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट का मतलब क्या है? आप और हम उसको यदि ये देखें कि किसी भी जगह पर जहां भीड़ भाड़ से बचने के लिए उस औरत को पहले आगे कर दिया जाए ताकि उसको किसी प्रकार का कोई धक्का नहीं लगे, कोई वाली में। तो जो लेडीज फर्स्ट जो है उसको आप समझें, मतलब है उसका नॉर्मली उसका जो अपने यहाँ जो बताया गया कि इसको कि भाई लेडीज फर्स्ट, आप याली बात आपने देखा हो पहले अब ये कि लेडीज की अलग लाइन और जेंट्स की अलग लाइन, क्यों? वाई? अगर आप सबको साथ में खड़ा कर दीजिए, आप देखिए एकदम बिल्कुल माहौल बदल जाएगा, बिल्कुल। लेकिन ये सारी चीज़ें आप इसको महसूस कर सकते हैं और कर सकते हैं। और आपका वाला जो क्वेश्चन था थोड़ा सा मिस हो गया कि वो कैसे शिकायत करे, यानी हाँ जो जी, किस प्रकार की शिकायत। जी। तो उसकी शिकायत के लिए कभी कभी टॉलरेट कर देती हैं कि ये पहला एक्ट हुआ, हाँ। तो मुझे छोड़ देना चाहिए, और वो उसको वाली बात को इतना वो नहीं मानती। हाँ, लेकिन वो अगेंस्ट में आ जाता है उनके, वो अगेंस्ट में पहला वाला एक्ट आया। हाँ जी। लेकिन जैसे ही दूसरा एक्ट हुआ तो देन यू अलर्ट, बिल्कुल, कि सर आपने पहले भी ऐसा किया था, मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं है, आइंदा से मेरे सामने ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो सामने वाला ऑटोमेटिकली, मतलब ये वाली जो है कि आप ये अब क्योंकि वर्क करना है, मैं इसकी इस एक्ट की गंभीरता को सोचें। इस एक्ट की गंभीरता के साथ ऐसा नहीं है कि आप शिकायत ही करें और सब कुछ करें, अलग बात। गंभीरता से उस विषय पर विचार करें, और इसके बाद जब अगेन एंड अगेन आपके साथ वो एक्ट हो रहा है तो यू इमीडिएटली उसके बारे में बात करें और उसकी शिकायत करें। पहले तो आप उसी को, जो व्यक्ति है, क्योंकि कहते हैं ना कि उसने लिफ्ट दी तो वो आदमी आगे बढ़ा, बिल्कुल, तो वो सब चीज़ें ना हो, और इसके बाद भी वो बेशरम है और वो आगे बढ़ता है, तो तभी ये सारा कानून बनाया गया और उसी के लिए प्रोटेक्शन दिया गया। क्योंकि समाज में ऐसी विकृतियां वाले बहुत से लोग हैं, जो जहां 10 अच्छे लोग हैं तो 2 बुरे लोग भी, 2 भी बुरे भी हैं। जी। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अलाउ करते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो सामने वाले को इसी बात को इंडिकेशंस देने के बराबर है कि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, और सामने वाला उसे प्रैक्टिस में लाकर और धीरे धीरे इस मैलिफाइड इंटेंशन को बढ़ाता चला जाएगा, और भी ज़्यादा इंटेंस ऑफेंस आपके अगेंस्ट किया जा सकता है। तो सर, तरीका क्या होता है? सबसे पहले तो जैसे आपने बताया कि उस कमेटी में कंप्लेंट की जाए, वो उसमें क्या कोई टाइमलाइन होती है? उसमें टाइमलाइन 3 महीने की है। 3 महीने के मतलब अंदर जिस दिन से आपका कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ, जिस दिन से आपकी घटना हुई, उस घटना से 3 महीने के अंदर आप उसको निराकरण करना होगा। नहीं, 3 महीने के अंदर तक शिकायत कर सकते हैं। ओके, तो जब इंसिडेंट हुआ है उसके 3 महीने के अंदर आप शिकायत, क्योंकि आपको देखिए, किसी भी महिला को जहां वो काम कर रही है 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं क्या करूं। और इवन जब वो अपने घर पर भी बोलने जाती है या अपने घर पर अपने पति से बोलने जाती है, तो वो भी 10 बार सोचती है कि मैं अपने पति से बोलूं कि नहीं बोलूं। सही बात है, क्योंकि वो एग्रेसर हो जाएगा, उसका पति एग्रेसर हो, कहना मैं अभी चलता हूँ और सबको ठीक कर देता हूँ। तो वो एक परिस्थितियों के आधार पर जब वो याली बात आती है, इसलिए इसमें 3 महीने का लिमिटेशन का टाइम रखा गया है कि आप 3 महीने के अंदर इसकी शिकायत करें। 3 महीने तक आप कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आपकी शिकायत पर ज़रा विचार कम किया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। अब मैं आपको जैसे बताऊं कि किसी भी लेडी के साथ अगर हैरासमेंट हुआ है तो क्या स्थिति होती है? जी बताएं। वो स्थिति होती है, नंबर 1, उसको चिंता लगी रहती है, अब मैं काम करने जाऊं कि नहीं जाऊं। दूसरा उसकी होती है पैनिक अटैक, उसको वो चीज़ देखकर एकदम पैनिक अटैक आता है। थर्ड, उसका तनाव, उसके मेंटली तनाव रहता है। ऐसे सारी चीज़ों में उसको नींद ना आना, और हर जगह वो लज्जा और अपने आप को अपराध बोध समझती है। इस टाइप की उसकी एक्टिविटीज हो जाती हैं। इसके बाद उसका
काम करने में मन ना लगना, मतलब ध्यान उसका बढ़ जाना, ये नॉर्मली सिर दर्द होना, थकान, प्रेरणा जो है इस टाइप की, ये कुछ इस टाइप के एक्ट्स जो जिसको हुआ नहीं है कि हो सकता है ऐसा, तो ये सारी चीज़ें उस हैरासमेंट में भी आ जाती हैं और उसका इफ़ेक्ट उस लेडी पर पड़ता है, उस महिला पे पड़ता है। मैं आपसे ये कहूँ कि ये वर्क वाला जो है, ये दोनों जहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं और जहाँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, जहाँ पर 10 लोगों से ज़्यादा के जो लोग काम करते हैं, वहाँ पर ये एप्लीकेबल होता है। और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो, तो वहाँ सारी जगह ये लागू होता है। तो जहाँ ये सारी जगह लागू होता है तो उसके लिए सब कुछ बात आती है। अब दूसरा चैप्टर आप ये देखें कि शिकायत क्यों नहीं की जा सकती। शिकायत करने के लिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में जो व्यक्ति इसको हैरास कर रहा है तो अपने बड़े ऑफिसर को देखिए, साहब ये काम ही नहीं करती उसको, लेकिन उसने उसको काम करने के लिए जो एटमॉस्फेयर दिया है, नेगेटिव एटमॉस्फेयर जो तो दिया ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट। जी, तो ये कहीं ना कहीं न सिर्फ पर्सनली थॉट प्रोसेस को चैलेंज करती है, जिस तरह से सर ने बताया, ये हैरेसमेंट करने के जितने भी तरीके हैं, इससे वर्क आउटपुट पे भी असर पड़ता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई इस तरह से ऑब्जर्वेशन आपका है तो उसकी कंप्लेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये नेचुरल नहीं है। कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपका वर्क आउटपुट नेचुरली अप टू मार्क नहीं रहेगा, और फिर वही रीज़न या वही डिफेंस सामने वाला यूज़ कर सकता है, आराम से कर सकते। जो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो हैरेस कर रहा है, वो आपके फिर वर्क को टारगेट करेगा। तो बेटर यही है कि वर्क प्लेस पे इस बातों का ध्यान रखा जाए। तो सर, ये कमिटी जो होती है, कई बार कमिटी में भी जो लोग होते हैं वो बायस होते हैं। हाँ, 100%। तो जब ये बायस होते हैं तो क्या ये कमेटी का गठन भी दोबारा एक इंटरवल के बाद सर्कुलेशन में किया जाता है? आपको कि जब ये कमेटी बनती है और कमेटी में आपकी बात को रखा नहीं जा रहा या आपकी बात के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो आप उसी ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े अधिकारी हैं, जो आप उसके वाले हैं, तो आप एटलीस्ट की ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी में ये मुझे इस तरह से सुना नहीं जा रहा है, इसलिए मैं आपके सामने अपनी सारी बात रखना चाहती हूँ। यानी एम्प्लॉयर के पास आप अप्रोच करें। हाँ, एम्प्लॉयर के पास अप्रोच करके फिर, क्योंकि जो है कमेटी जो भी डिसीजन दे रही है या कोई सी भी बात कर रही है, तो कमेटी इसलिए भी गठित की गई है कि मैं थोड़ा सा आपको इस कानून के बारे में और भी बता दूं ज़रूर। कि अगर किसी भी महिला ने किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई झूठी शिकायत की है और वो जो झूठी शिकायत प्रमाणित हो गई, तो वहाँ भी पेनल सेक्शन है, क्योंकि आपने एक व्यक्ति को डिफेम किया। बिल्कुल। मतलब ऐसा नहीं है कि वो जो व्यक्ति बेचारा अच्छा खासा काम कर रहा है तो देख लिए तुमने यदि मेरा याला काम नहीं किया, मतलब उसका आप रिवर्स वो भी देखें, तो यहाँ उस रिवर्स को भी कवर करके रखा है। नहीं तो फिर क्या होगा कि ये पुरुष लोग ये कहेंगे कि साहब हम तो वर्किंग प्लेस में कुछ भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल। कि बाकी तो हम उनकी ही बात सुने जो घर पे सुनते हैं, तो वो यहाँ भी सुने क्या? तो ये ऐसी स्थिति नहीं निर्मित है इसमें वाकई में स्थिति इस बात की है कि वर्किंग जो प्लेस है या वर्किंग प्लेस का जो एटमॉस्फेयर है, उस पूरे एटमॉस्फेयर में एक अच्छा सा वातावरण आप उसको जो महिला को मिले और वो अपने घर से खुशी खुशी काम करने जाए और खुशी खुशी वापस आए। ये बिल्कुल सही है, लेकिन मान लीजिए कि कोई लेडी इस पोजीशन में नहीं है उसके बाद, जैसे आपने कुछ समय पहले एग्जांपल भी दिया था कि उसको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो वर्क आउटपुट अच्छे से नहीं दे पा रही है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है, डिप्रेस्ड है, जहाँ भी जा रही है उसको वही याद आ रहा है, तो वो खुद तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो प्रॉपरली कंप्लेंट भी कर सके, तो क्या उसके बिहाफ पर कोई और कर सकता है? यस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि जो परिस्थितियाँ उसकी डेवलप्ड हुई, तो उसके बिहाफ पर उसके परिवार के लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। परिवार के लोग कमेटी में कंप्लेंट कर सकते हैं, एनीवेयर, मतलब जो भी उसके जो हैरासमेंट से संबंधित बात है, पर उसमें उसकी सहमति होना जरूरी, क्योंकि कंप्लेंट तो वही हो गई,
विक्टिम तो वही है, Victim पर वही। लेकिन कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसमें कई लड़कियां बोल नहीं पाती, कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ ना शिकायत करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो उसके घर वाले उसको शिकायत कर सकते हैं और उस शिकायत में उस लड़की को बुला, क्योंकि जब एक कदम आगे बढ़ जाता है तो फिर उसको ज़रा दम आ जाता है, तो फिर वो अपनी बात को बोलती है। उसका बोलना बहुत ज़रूरी है। शिकायत तो वो इस तरह से चलेगी, लेकिन एटलीस्ट उसका बोलना भी बहुत जरूरी है। तो कमेटी के पास भी कुछ निर्धारित समय सीमा होती है कमेटी के बाद भी, निराकरण करने हाँ, की? कमेटी के बाद भी निर्धारित समय सीमा रहती है। तो अलग अलग, कभी कभी किसी प्रकरण में बहुत सारे इंसिडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे विटनेसेस हो जाते हैं, तो उसको सारे सबको एग्जामिन करके तो विद इन 6 मंथ में तो उसको डिसाइड करना जरूरी है। तो जब तक वो निराकरण नहीं हो अब जाता। जैसे मैं जी। आपको एक सिंपल एक और एग्जाम्पल बताना चाहता हूँ। जी बताएं। कभी कभी आपने देखा हो कि जहाँ पर जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, बॉक्सिंग होती है, सब कुछ होती है, जहाँ पर डांस की ट्रेनिंग होती है, जहाँ सारी चीज़ें हाँ। होती हैं, जहाँ मेल फीमेल दोनों रहते हैं और जो उसको ट्रेन करने वाले जो लोग हैं वो भी वहाँ हैं। तो अब आप वहाँ मैं ये कह दूँ कि साहब उसको टच नहीं करना चाहिए, तो वहाँ वो चीज़ Applicable नहीं। एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन इंटेंशन यदि वहाँ पर भी गलत है, देखिए एक गुरु को अपनी शिष्या को सिखाने के संबंध में बता सकते हैं, उसको सारी चीज कर सकते हैं, लेकिन वहां इंटेंशन यदि गड़बड़ है तो फिर अगेन ये वाली बात है। आजकल इस टाइप के थोड़े से माहौल बढ़ रहा है। दिस इज अ वेरी फाइन लाइन डिफरेंस। हाँ, तो जिसको अपन ये कह सकते हैं, और फिर वो आप विचार करिए कि कमेटी के साथ तो मैं तो उसको ये कह रहा था, उसने ये नहीं किया तो ऐसा हो गया। हाँ। तो अब कैसे उसको डिसाइड करें, बड़ा टिपिकल, मतलब तो बहुत बहुत टफ। इसमें एविडेंसेस और विटनेसेस एविडेंस और विटनेसेस क्या, करेक्टर, एक आदमी का करेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना कि किसी भी एक कागज में जरा सा एक लाल काला कर वो लगा दें तो वो मिट नहीं सकता। तो एक आदमी जो है, जो करेक्टर वाला है, उस पर यदि कोई इल्ज़ाम लगा दे तो उसके लिए भी देखा जाता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस। कई लोगों का काम करने का ढंग, काम कराने का ढंग, कई मेंस ऐसे होते हैं जो एकदम काम करने में एकदम कभी कभी ऐसी भाषा बोल देते हैं कि वो नहीं लगता, लेकिन वो टूवर्ड्स इंटेंशन नहीं। हाँ, वो आदतन होता है। आदतन हो जाता है, आदतन बात कर लेते हैं कि तुमने ऐसा नहीं किया। और कई बार नॉर्मली बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ सीनियर ऑफिसर होते हैं और जूनियर को जो लड़की है उनको डांट देते हैं तो उनके आंख से आंसू आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन बट इंटेंशन खराब नहीं तो होता। इस पूरे एक्ट में अगर बोलने का, चलने का, बुलाने का, हाव भाव प्रकट करने का, देखने का, ये सारा जो है, ये सारा चीज इंटेंशन पर डिपेंड है। बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार दोस्ती में भी कई कोलीग्स आपस में काफ़ी लिबर्टी लेते हैं। हाँ। एक दूसरे को एड्रेस करने में हाथ पकड़ लेते हैं, बैठने के लिए एक दूसरे को, वैसे उनको ऑफिस, एटलीस्ट ऑफिस में एग्जिबिट करना चाहिए डिसेंसी जो भी है, क्योंकि लोग जो थर्ड पार्टीज़ हैं या जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो इसको एक गलत फ्रेम में इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी पर्सनल लिबर्टी है, आप किसको कितनी देते हैं। एंड एज एंड व्हेन आप ये रियलाइज़ करते हैं कि ये आपकी अलाउड लिबर्टी के बियॉन्ड जा रहा है, आपको ज़रूर इस लॉ में जो प्रोटेक्शन आपको दिया गया है उसे यूज़ करना चाहिए। इसी के साथ सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कोई अगर अपना एरिया छोड़कर और एक पर्टिकुलर काम के लिए कहीं आउट स्टेशन पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जा रहा है, वहाँ पर उसको इस तरह से कुछ फेस करना पड़ रहा है, तो वो किस कमेटी को बिलोंग करेगा? जो वहाँ की एग्जिस्टिंग कमेटी है या जिन्होंने उसे भेजा है वो? नहीं, देखिए आपको बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था कि पर्टिकुलर, अब वहाँ पर जो वहाँ पर गई हैं उनको जो पर्टिकुलर जिस जगह पर ये हुआ है तो वहाँ पर बनी हुई कमेटी को ही पहले रिपोर्ट करनी होगी, क्योंकि वो वहाँ पे वहाँ पर घटना है। हुई है। लेकिन वो वहाँ की कमेटी है, उसके मन में ये डर है कि नहीं, तो वो अपनी यहाँ की जो कमेटी है उसको शिकायत करते हुए कि मेरे जो बात है उसको आप वहाँ भेजें। ओके, मतलब तो प्रॉपर चैनल से आप वहाँ भेजें, तो शिकायत दोनों जगह की जा सकती है, अपने यहाँ जहाँ से भेजा गया है, लेकिन क्या है उसका पूरा इम्प्लीमेशन या वो जो केस है जिसको साधारण भाषा में आप कहें
कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि ऑफेंस कहीं पर भी हुआ हो, किसी भी जगह पर हुआ है, तो थाने वाले को 0 पर एफआईआर दर्ज करनी है। इसके बाद जो कंसर्निंग जगह है वहाँ आप भेज दीजिए जांच के लिए, जी जी क्योंकि जी। जांच कमेटी वो वहाँ की जो बनी हुई है उसी को एक्शन लेने का पावर उसी की सीमा तक है। जहाँ पर मैं नौकरी कर रही हूँ उस कमेटी को पावर नहीं है दूसरी कमेटी के बारे में लिखने का। बिल्कुल बिल्कुल Yes, बिल्कुल इसलिए। बिल्कुल। तो अभी जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे वो था सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ विमेन एंड वर्कप्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। ये एक बहुत ही अहम विषय है, लेकिन इसी के साथ साथ जो आज का हमारा दूसरा विषय है जिस पे हम चर्चा करना चाहते हैं वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स। इस विषय पर सर आप अपने क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि पहले के समय में और अब के समय में बहुत फर्क इसलिए फ़र्क आ रहा है क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में रहना शुरू कर चुके हैं और पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन्स जनरली हमारे परिवार के वो लोग हैं जिनके साथ जितना अहम रहना है, लेकिन मजबूरियां वक्त की कुछ ऐसी हो गई कि हम उनके साथ रह नहीं पाते। उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस पूरे विषय पर और जो पुराना अपना जो विषय चल रहा था जी उस दोनों विषयों पर एक बात कहना चाहूँगा। ज़रूर। हम अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूलें। अगर हमारे पास हमारी भारतीय संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति में जहाँ श्रवण कुमार भी हुए हैं और वहीं पर एक देवी भी अनसुईया जो देवी हुई हैं वो भी हुई हैं, ऐसी सतियाँ भी हुई हैं हमारे यहाँ। ये भारतीय संस्कृति, और आप इसको मान के चलिए तो इस भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य सभ्यता का जो इंट्रोड्यूस हुआ है, जिसमें मैं सबसे ही पूछना चाहूँगा कि क्या वृद्धा आश्रम बनाया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, मतलब कहने को तो अपन ने बड़ी आसानी से कह दिया कि नहीं बनाना चाहिए जी। पर समाज की एक ड्यूटी है, समाज के उससे संबंधित लोगों की ड्यूटी है, तो उन्होंने उन ड्यूटीज के पूरी करने के लिए उस वृद्धा आश्रमों का निर्माण किया जी। और वो चल रहे हैं। मतलब वो फैशन के रूप में बनाने के लिए बात नहीं आई। वृद्धा आश्रम इस बात के लिए कि भाई एक किसी को इसने अपने बेटे और बच्चों के लिए इतना सब कुछ किया और आज उसको देखने वाला कोई नहीं है, तो क्या समाज की ड्यूटी खत्म हो गई? तो समाज की ड्यूटी खत्म नहीं हुई। समाज ने अपनी ड्यूटी को आगे बढ़ाने के लिए इस वृद्धा आश्रम का निर्माण किया। इसकी तरफ बढ़े अपन। अब इनका कारण क्या निकला? कारण तो वही निकला ना। तो उसी पर्पज से ये जो एक्ट बना, द मेंटेनेंस ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट, उसमें ये एक्ट बनाने में और इस एक्ट को बहुत लिबरल, मतलब बहुत आसान बनाया। ऐसे नहीं कोर्ट की बहुत लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग से निकलना है आपको। इसमें वाली लंबी चौड़ी प्रोसीडिंग से नहीं निकलना, क्योंकि बाप बेटे को इतना चाहता है, अपनी बेटी को इतना चाहता है, सब कुछ देने को तैयार हो जाता है और दे देता है, पर अपोजिट में उसको कुछ नहीं मिलता, घर से घर बाहर कर दिया जाता है। तो उसके लिए कि क्या उसको ये लगता है कि मैंने सब कुछ दिया तो मैं अपने पुत्र से कुछ मांगने के लिए कुछ तो वो करूं, तो उसी के लिए ये एक्ट बनाया गया। बिल्कुल। इसमें जो वेलफेयर है और प्लस मेंटेनेंस है, इसके लिए जो एप्लीकेशन जो लगती है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट क्या रखती है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस केस को बुलाकर मैंने बहुत से केस 2-3 केस भेजे भी हैं, और ऐसे बहुत से केस मैं उन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को बहुत थैंक्स कहूँगा कि उसको वो सीरियसली रहते हैं, कि ऐसा नहीं कि ये फाइल पे डेट पड़ रही है, ऐसा नहीं। वो प्रायोरिटी पे उसको। हाँ, क्योंकि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास बहुत से पावर एग्जीक्यूशन के बारे में रहते हैं। जी। तो वो इमीडिएट पुलिस कंसर्निंग थाने को जाओ, उनको बुला के लेकर आओ, ये सब कुछ है। तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत फास्ट चलता है, और वो फास्ट चलने के बाद कि आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित, आपके मेंटेनेंस से संबंधित ये सारे विषय वो वहाँ पर लेकर उसके बेनिफिट मिलता है। और मैं आज ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ भी आज जो लोग
अपने इन पर्टिकुलर उससे पहले तो भगवान से ये प्रार्थना करूँगा कि मेरे देश में एक आदमी भी ऐसा ना हो जो इस बात के लिए पीड़ित हो, पर है, समाज में आ गई हैं, ऐसी प्रवृत्तियाँ आ गई हैं। तो उसके संबंध में मैं ये कहूँगा कि जो भी है, आप अपने राइट्स के लिए आपको पूरा प्रोटेक्शन है और इस एक्ट में आपको पूरा प्रोटेक्शन है। आप जाइए, कहीं भी किसी भी वकील से मिलिए और आपको एप्लीकेशन बना कर दे देंगे, जिसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है वकील आपको करने की। आप यू पुट अप योर एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन पर कॉग्निजेंस लिया जाता है और आपको जो मेंटेनेंस है या आपकी जो भी रहने देने की बात है या आपको घर से बाहर निकालने की बात है, आपकी प्रॉपर्टी पे दस्तखत, तो ये सारे मैटर सॉल्व। इस वक्त जो हमारे सीनियर सिटीजन्स, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और अगर वो ऐसी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले कहाँ जाना चाहिए? उनको वहाँ के जो लोकल जिस क्षेत्र में रहते हैं, तो जो एजुकेटिव मजिस्ट्रेट है उसके पास डायरेक्टली आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं। Directly, आपको अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं होगी। आप डायरेक्टली अपनी जो भी ग्रीवांस है आप उन्हें बता सकते हैं, वो आपको प्रायोरिटी पर सुनेंगे और आपके पूरे प्रकरण इन द सेंस आपकी पूरी कहानी और आपकी ग्रीवांस का श्रवण करने के बाद वो देयर एंड देन उसका निराकरण करेंगे। देन एंड देयर नहीं, मतलब उसको बुलाकर, सामने पार्टीज को बुलाकर, जी, जी। मतलब दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कि भाई आखिर देखिए, हमेशा कोई सा भी विवाद, जी जी कैसा भी विवाद हो, हमेशा दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही उसका निराकरण किया जाना है। बिल्कुल जी। तो कारण क्या है वो जानेंगे कि क्या कारण है क्या नहीं है और उस कारणों का निवारण किस प्रकार से किया जा सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। वो किया जाए। कि देखिए, मैं बताऊं ना आपको, झगड़ा किसका गया? बाप बेटे का हाँ है। अब आप खुद सोचिए, आपके मन से कैसा लग रहा है कि बाप बेटे का झगड़ा कोई तीसरा आदमी डिसाइड कर रहा है। सही है। तो वहाँ एक ऐसी बात रहती है कि उसको झगड़े को किस प्रकार से कैसे वही करना है। नेचुरल जस्टिस की जो थ्योरी है, ऑडी अल्टर पार्टम, दोनों को सुनकर। लेकिन क्या है कि जब तक अब कोई सा भी किसी को कुछ भी करने के लिए डर तो दिखाना पड़ेगा और डर को दिखाने के लिए भी उसके पास वो पावर दिए, लेजिस्लेचर ने पावर दिए और उस पावर के तहत वो एक्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें वो जो मेंटेनेंस है या जो कुछ भी है, क्योंकि वैसे कानून में सीआरपीसी में भी प्रावधान है कि मेंटेनेंस माँ बाप को भी दिया जाता है, तो वहाँ प्रोसेस ज़रा लंबा हो जाता था। तो ये थोड़ा सा इसको शॉर्टकट करने के लिए याला जो एक नया एक्ट आया और इस एक्ट में बहुत से जो प्रॉपर्टीज से संबंधित झगड़े हैं, कुछ और से बहुत से बात, तो वो सॉल्व हो रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। कुछ हमारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे भी होते हैं, आधार कार्ड अपडेशन में उन्हें प्रॉब्लम आती है, बैंक से उनके ट्रांजैक्शन नहीं हो पाते, बीपीएल श्रेणी के होते हैं वो, तो कई ऐसी हमारी जो सरकारी स्कीम्स हैं उनका वो लाभ नहीं ले पाते टाइमली, या उनकी पेंशन की प्रक्रिया जो है उनके आधार कार्ड अपडेशन के कारण रुक जाती है। तो ऐसे में भी क्या कोई ऐसा? ये जो आप कह रहे हैं ना, ये अलग अलग फोरम हो गया जी। तो सर ये है तो सीनियर सिटीजन्स का है, तो क्या ये उनकी वेलफेयर की कैटेगरी में नहीं आता? देखिए, वेलफेयर की कैटेगरी ये उनका राइट है, पेंशन जो मिल रहा है उनका राइट है। अब वेलफेयर की कैपेसिटी में ये कि उनका जो एक कमरे में उसका बच्चे ने रख के रखा है जी, है ना, जी, वो जी। इतना अंधेरा है ना, उसमें कुछ सुविधा है ना कुछ नहीं है। वेलफेयर मतलब उनका वेलफेयर, उनके जो लीगल राइट्स हैं या जो कुछ भी करना है उसके लिए तो जो कानून बना है उसके तहत ही आना होगा। जी जी कि जी वो पेंशन जो है या पेंशन से जो, हाँ आपने देखा हो कि हर जगह सीनियर सिटीजन को एक प्रायोरिटी दी जाती है, उनको पहले सुना जाता है, उनके केसेस को पहले रखा जाता है ताकि वो अपने जीवन काल में उसका उपयोग कर सकें, ये वाली बात है। तो हर जो अलग अलग फोरम के जो उनके जो मामले हैं वो तो वहीं पर चलेंगे। यहाँ वेलफेयर में उनका कोई देखने वाला नहीं है। शायद आप लोग ने एक पेपर में अभी कुछ मेरे को अभी याद आ रहा है कि उनको बंद करके रखा था, वो 2 महीने तक बाहर ही नहीं निकल पाए थे, उसके बच्चों ने उनको बंद करके रखा था, ताले में बंद करके रखा था ये वो। तो ये इस पर्टिकुलर पर्पज के लिए अब वो ताले में बंद करके रखा, अपने घर में ही बंद करके रखा, तो किस बात का ऑफेंस? तो इसका ये वाली यदि कोई शिकायत होती है,
कोई आम आदमी शिकायत कर देता है तो उसके लिए ये सारे जो कोई थर्ड पर्सन भी शिकायत कर थर्ड पर्सन भी ये कि साहब कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है इनके साथ, इनको ऐसी ऐसी बात यहाँ पर है, इनको ये सुविधा ही नहीं दी जा रही है, सब कुछ लिख दिया। मतलब मैं आपको ये कहूँ कि जैसे कि अपन ने कहा कि एक जो बच्चों के लिए जो वेलफेयर हुआ, सीनियर सिटीजन आफ्टर दी 60 या जब उसका काम नहीं तो वो बच्चा हो जाता है। सही बात। तो आपकी, हमारी, समाज की, सबकी ये ड्यूटी है कि जब हम बच्चे थे तब उन्होंने हमको पाला पोसा, आज वो बच्चे हो गए हैं तो उनको लालन पोषण हमको करना है। जी जी जी। मतलब ये जो दोनों एक्ट जो हैं ये एक समाज के लिए, समाज में आगे बढ़ने के लिए, जैसे कि हैरासमेंट वाला अपन ने जो डिस्कस किया, अब वो लड़की चली गई, उसका हैरासमेंट हो गया तो वो अब काम ही नहीं कर रही, घर में आकर बैठ गई, उसको कोई काम ही नहीं मिल रहा, उसको उसकी नेचर के हिसाब से कोई काम नहीं मिल रहा है, तो अब वो क्या करे क्या। तो ये सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए, इसी बात के लिए कि एक कोई बाहर निकलेगा या बताएगा तभी तो सब आगे बढ़े। देश के लिए अपने यदि बात करें या देश के बारे में बात करें, प्रदेश के बारे में बात करें, परिवार के बारे में बात करें, तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो एक किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाता है। हर चीज़ के लिए अदालत नहीं है, हर चीज़ के लिए न्यायालय नहीं है, उसके लिए कहीं ना कहीं सोशल वर्क, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये दोनों ही विषय जो है ये हमारी संवेदनाओं और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हमारा सोशल सेटअप और कल्चर है उससे संबंधित है। इसी के साथ सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसमें भी अपील जैसा कुछ प्रावधान होता है क्या? अपील जैसा भी प्रावधान है सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर में। हाँ, सीनियर सिटीजन वेलफेयर में तो वो उसमें अपील में नॉर्मली जो भी अपील के लिए जाता है तो कलेक्टर्स हैं और इसके बाद याला जो है वो कोर्ट में जाकर इस ऑर्डर को चैलेंज कर। ओके। तो जैसे जो भी मतलब सपोज बाय द प्रॉपर्टी के संबंध में कोई बात है तो फिर वो सारी चीज़ें फिर वहाँ चलेंगी। यहाँ मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ना, एक इमीडिएट कि कोई भी व्यक्ति है, अब उसने एप्लीकेशन लगा दी कि साहब मुझे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है, मेरे को मेरे बहू से, मेरी बेटी से, मेरे बेटे से मेंटेनेंस दिलाया जाए, और वो उसका वो मुकदमा, मेंटेनेंस का ही मुकदमा 2 साल तक चलता रहेगा। तो आपके मुंह से कैसे निकला, क्या भरोसा, दुखद, और 2 साल में उसके जीवन का क्या भरोसा। बिल्कुल। तो उसको इमीडिएट कोई रिलीफ मिले, उस बात के लिए अपन ये बात कर रहे हैं। आज अपने यहाँ ये बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि सीनियर सिटीजन से संबंधित अगर जो कुछ भी बात है तो उनको उनके जीवन काल में वो रिलीफ मिल सके और मिल जाना चाहिए उनको। भले वो एक बार दरवाजा तो खटखटाए, भले नहीं मिल रहा हो, कानूनन उसको समझा दिया जाएगा कि नहीं आप इंटाइटल नहीं हो, आपके पास तो आपकी पेंशन आ रही है और पेंशन का उपयोग आप कर रहे हो। जी जी जी। तो अब अपने बच्चे से क्यों मांग रहे हो पैसे? बिल्कुल। ये भी तो है ना, उल्टी बात भी है ना, उल्टी बात भी तो है ना। आपके जब आ रहा है वो आपका बच्चा बता रहा है कि साहब मेरे 3 बच्चे हैं जिसको मैं ऐसा ऐसा पाल रहा हूँ, उसकी इतनी सीधी बात में इनको पैसा कहाँ से दूँ? तो ये भी तो एक सामने बात है। तो ये एक सारी सब चीज़ें को इन दोनों पहलुओं में एक सामाजिक पहलू है, और इस सामाजिक पहलुओं में रखते हुए उसका उपयोग यदि किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसके लिए भी है, और किसी ने उसके साथ गलत किया है तो उसके लिए भी। जी जी जी। जैसे वर्क प्लेस हैरेसमेंट में आपने बताया कि उसका जो नेक्स्ट संबंधी है वो उसके बिहाफ पर एप्लीकेशन उसकी सहमति के साथ जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं जो घटना हुई उसके संदर्भ में। इसमें कोई थर्ड पर्सन भी आ सकता है जो सीनियर सिटीजन्स मेंटेनेंस की बात करें? क्यों नहीं आ सकता ये लेकिन उसके लिए वो कई बार वो जो ओरिजिनल कंप्लेनेंट है, मतलब जो पीड़ित, मतलब फादर है, नहीं मैं अपने बेटे के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। हाँ। लेकिन दर्द तो दूसरों को भी हो रहा है ये वो जी, तो वो कभी कभी ऐसी बात कह देते हैं, तो पहले उनको तैयार करना पड़ता है कि आप कुछ मत करना, हम आपकी तरफ से हम आपके बिहाफ पे सब करते हैं। तो वो इतना इमोशनल बातें हैं तो जिसको समझा जाना बहुत ज़रूरी है कि वो इसके सिवाय मतलब अपन एक इसको हर सामाजिक पहलू पर हर समाज के लोगों को, मतलब बल्कि मैं ये कहूँगा कि चाहे वो कोई सा भी समाज हो,
गुजराती समाज हो, जैन समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, कोई भी वैष्णव community, है जी। कम्युनिटी, उनको अपने यहाँ जो समाज का काम भी कर रहे हैं उसके साथ साथ एक ऐसा फोरम भी अपने साथ तैयार करके रखना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ ऐसा, हमारे समाज में यदि ऐसा कुछ वृद्ध हैं या ऐसी कोई बात है, उनको कोई पीड़ा है, तो समाज के 4 लोग जाकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये बहुत सही बात कही है आपने। हम आशा करते हैं कि आज का ये अंक आपको ज़रूर पसंद आया होगा और सर हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने कीमती वक्त निकाला और आज के इस अंक में आप हमारे साथ शामिल हुए और आपने दोनों ही विषयों के बारे में हम सभी को जागरूक किया और इसके बारे में विधिक संरक्षण की जानकारी दी। ये एक लाइव फोन इन कार्यक्रम था। अगले मंगलवार ज़रूर देखिए। आपके लिए हम हाजिर होंगे एक नए विषय पर चर्चा लेकर। कानूनी सलाह। इजाज़त दीजिए मेघा तिवारी को और पूरी टीम की ओर से नमस्कार। कहा जाता है